कहेंगे तो ये टॉपिक भी ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेन करे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी अहमियत बताने के लिए पूरी चीज डिटेल में बताना चाहता हूँ। एक जमाने में बोइंग 303 का एक टेस्टिंग हो रहा था, या बोइंग 379 का टेस्टिंग हो रहा था। वो टेस्टिंग के टाइम पे एक बहुत अच्छे पायलट थे, वो टेस्ट करने जा रहे थे और वो पायलट की मौत हो गई। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ लिया, वो शायद 8 से 10 सेकंड में ही वो प्लेन क्रैश हो गया। और फिर क्या भूल हुई थी तो देखी तो कि रडार का उनका एक नया प्लेन था, नई सिस्टम बनी थी वहां पे। रडार का एक वो रडार को मूव करने के लिए एक बटन आता है, वो बटन ऑन करना रह गया था, जिसकी वजह से प्लेन इम्बैलेंस हुआ और कंट्रोल में नहीं था और वहां पे डेथ हो गई। फिर वही चीजों को चेकशीट के साथ इंप्लीमेंट किया गया और आज तक वो प्लेन के मॉडल में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अलग अलग बात करेंगे। हीथ्रो के ऊपर हर मिनट में 6 से 9 प्लेन का टेक ऑफ और लैंडिंग होता है सर, और आज तक वहां पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुई है। पूरी सिस्टम मैनुअल है। चर्चगेट के रेलवे स्टेशन के ऊपर हर एक मिनट में 3 ट्रेन आती हैं और चली जाती हैं, और यहाँ पे कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। और ये सारी सिस्टम मेजोरिटी मैनुअल्स है, वहां पे कोई बहुत बड़ा रोबोटिक्स या बहुत बड़ा ऑटोमेशन अभी यूज नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज ऐसी है कि जहां पे इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और सबसे क्रूशियल इंडस्ट्रीज मानी जाती है। अगर हॉस्पिटल में जाते हैं और अगर जैसे हम 1% कह देते हैं ना, 1% रिजेक्शन है, मान लीजिए हॉस्पिटल में 1% फेलियर है, यानी क्या हो जाएगा, अगर 100 ऑपरेशन कर रहे हो तो उसमें से एक ऑपरेशन फेल्ड है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में से 100 अगर बिल्डिंग बनी हुई तो एक बिल्डिंग गिर जाएगी तो चलेगा, इसे हम 1% डिफेक्ट कहते हैं। तो ये चीज हमें वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चेकशीट ये क्या है कि आपके यहाँ पे जहां जहां पे डेटा कलेक्ट करने हैं, इंफॉर्मेशन करनी है, इंस्पेक्शन होना चाहिए, वो एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। और वहां पे पॉसिबिलिटी जो है कि कोई चीज छूट ना जाए, तो वहां पे आपको चेकशीट रखनी चाहिए। जैसे आप पैकिंग करने के ऊपर रख सकते हैं, आपके मॉर्निंग टास्क में रख सकते हैं, आपके टू डूज में चेकशीट लग सकते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट का टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है वहां पे रख सकते हैं, ऑर्डर एक्सेप्टेंस के टाइम पे आप कोई चेकशीट रख सकते हैं, डिलीवरी के टाइम पे आप कोई चेकशीट रख सकते हैं, इंस्पेक्शन के टाइम पे आप कोई चेकशीट रख सकते हैं। तो ये जो सारी चेकशीट्स हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटिफिकेशंस और कैटेगराइजेशंस। लेकिन चेकशीट्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा जानना है तो आपके पास यहाँ पे एक वीडियो मैंने अभी यूट्यूब पे लास्ट अवेलेबल किया हुआ है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी सारी चीजें हैं कि जो आप एक चेकशीट से एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये चेकशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है पूरे क्यूसी के। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो इसमें आपको ये बहुत ज्यादा मिलेगी। तो ये कहाँ पे यूज की जा सकती है? तो जो चेकशीट्स है ना दोस्तों, तो जो आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेली बेसिस के ऑपरेशंस है, जहां पे लोग भूल जाते हैं, लोग एरर करते हैं, वहां पे चेकशीट की बहुत जरूरत है। और लोगों की जो भूलने के तरीके हैं ना, वैसे तो कहते हैं कि लोग भूल जाएंगे तो ये एक्सक्यूज है, लेकिन उसको चेकशीट्स है या पोकायोके, जो हमने आगे भी ट्रेनिंग ली थी चेकशीट्स और पोकायोके की, तो ये दोनों चीजों को, दोनों टूल को यूज करके हम इसको इलिमिनेट पक्का कर सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड अ टूल कॉल्ड एज अ चेकशीट। चेकशीट्स कैसे बनती है? तो यहाँ पे डेटा कलेक्शंस है और जो आपका इंस्पेक्शंस के पैरामीटर्स है, तो आप उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इससे एंड रिजल्ट क्या मिल सकता है? तो आपको एक तो डेटा कलेक्शन परफेक्ट हो जाएगा अगर आप चेकशीट का यूज कर रहे हैं। आपके जो इंस्पेक्शन है उसमें कोई चीज छूट नहीं जाएगी। जो वेरिएशन है वो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, और जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो बहुत अच्छे से होंगे। और इसका जो मेन यूजर अगर आप देखेंगे तो कॉज एनालिसिस है, एक्शंस परफॉर्म करना है, स्टैंडर्डाइजेशन है, कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए चेकशीट्स बहुत मायने रखती है। पूरी इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम चीजों के लिए चेकशीट्स का यूज किया कीजिए, तो आपके यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसीज की जरूरत है वो कम कॉम्पिटेंसीज वाले लोग भी बहुत अच्छे से इसे कर सकते हैं। जैसे ये अलग अलग टाइप के आप चेकशीट्स को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो चेकशीट्स है इसके ऊपर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अनुरोध है, मेरे यूट्यूब की चैनल पे जाइए और चेकशीट्स को यूज कीजिए। वहां पे जो वीडियो बना है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ मैंने इसको पब्लिश किया हुआ है। आप इसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये कहाँ करनी चाहिए कि जहां पे आपके पास वेरिएशंस बहुत आ रहे हैं, जहां पे आप ऐसी पॉसिबिलिटीज है, तो वहां पे आपको चेकशीट सबसे ज्यादा यूज करनी चाहिए।
अभी दोस्तों आते हैं हम कंट्रोल चार्ट। ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ा टूल है अगर आप देखेंगे तो। कंट्रोल चार्ट नाम से ही पता चलता है कि आप कोई चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी अगर आप प्रोसेस कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल चार्ट का यूज करना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कंट्रोल चार्ट बहुत ज्यादा टूल पे यूज होता है और यहां तक यूज होते हैं कि अलग अलग तरीके से आपके एक्स चार्ट, आर चार्ट, उसका मीन, मोड, मीडियन, डेविएशंस, ये सारी चीज वहां पे बहुत अच्छे से डिजाइन करके दी जाती है। इसके साथ साथ आपको एक्सेल शीट्स पे ये बहुत सारे फॉर्मूला डाल के आप प्रोसेस कंट्रोल में है कि नहीं वो भी आप देख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, स्क्रीन के ऊपर बने रहिएगा दोस्तों। इसे प्रोडक्ट पार्ट अप्रूवल प्रोसेस कहते हैं। जो इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल शायद आपको बहुत अच्छे से बता पाऊं तो उसके लिए प्रोसेस कैपेबिलिटी प्लान किस तरह से होती है या रिपोर्ट्स किस तरह से होते हैं उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो डेटा शेयर कर रहे हैं उसके लिए हमने कंपनी से परमिशंस ली हुई हैं, सो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कंट्रोल चार्ट्स की बात कर रहे हैं। कंट्रोल चार्ट्स और हिस्टोग्राम मैंने यहाँ पे दोनों चीजों को बताया हुआ, और इससे हम क्या कर रहे हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी आपकी यूज करती है, जो ये प्रोडक्ट के लिए हमने यूज किया है वो आपका आउटर कोटिंग को यूज करते हैं, और इसके जो प्रोडक्ट बनाती हैं ये केबल्स बनाती हैं, जो आपके क्लच वायर्स के केबल्स आते हैं, ब्रेक के केबल्स आते हैं, बाइक में यूज करते हैं वो। तो ये जो है वो केबल्स बनाने वाली कंपनी है। और ये जो यहाँ पे डायमीटर डायमीटर लिखा हुआ है, आउटर डायमीटर 9 रहना चाहिए, राइट। और आउटर डायमीटर्स जो है वो 9 का रहना चाहिए। वर्नियर को यूज करेंगे, प्लस और माइनस 0.1 का यहाँ पे टॉलरेंस है। स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ध्यान रखिएगा तो कोई भी चीज आपकी इधर उधर नहीं हो जाएगी। एक्सट्रूडेड से हमने किया हुआ है और ये रैमसन्स कंपनी का नाम है, वहां से यूज कर रहे हैं। सैंपल साइज हमने 50 पीसों को हम सैंपल कर रहे हैं। 50 पीसों के डायमीटर्स को हमने नापा, वर्नियर लिया, वर्नियर से 50 पीस के डायमीटर को हमने नापा और ये हमने रिजल्ट डाल दिए। तो यहां से आपका अपर टॉलरेंस लिमिट ये आया। ये कैसे आया इसको समझते जाइएगा। ये इस तरह से आया कि आपका डायमीटर का टॉलरेंस था 9 mm। यहाँ पे देखिएगा, कर्सर्स को देखते जाइएगा। 9 mm प्लस और माइनस 0.1 था, तो प्लस 1 करेंगे तो 9.1 mm हुआ और माइनस करेंगे तो 8.9 हुआ। यानी मेरा अपर टॉलरेंस लिमिट है वो 9.1 है, लोअर टॉलरेंस लिमिट है वो 8.9 है। और मेरे जो डायमेंशन है, यानी मेरे पास जो डायमेंशन आएंगे वो इसके इर्द गिर्द होने चाहिए, 8.9 से 9.1 के बीच में होने चाहिए। तो मैंने ये 50 पीस लिए थे, 50 पीस के मैंने डायमीटर्स को यहाँ पे रखा जो मेरे लिए क्रूशियल था। अभी मैं यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे एक्स लार्ज डाल रहा हूँ। एक्स लार्ज ये है कि पहले ग्रुप में से मैंने जो हाईएस्ट आया है वो 8.98 है, यहाँ पे देखेंगे तो 8.98, 8.96, 8.96, 8.97, 8.96। तो हाईएस्ट जो आया, यानी पहली जो रॉ है, ये पहली रॉ, उसका जो हाईएस्ट है वो यहाँ पे दिखा। दूसरी जो रॉ है उसका हाईएस्ट है वो यहाँ पे लिखा। और इस तरह से मैंने एक्स लार्ज यहाँ पे आइडेंटिफाइड किया। इसमें से ही जो सबसे छोटा नंबर था वो हमने यहाँ पे डाला, तो इसे हम कहते हैं कि एक्स स्मॉल आ गया। देखिएगा थोड़ा सा हम ज्यादा डीप में जा रहे हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। 8.9 है और 8.96 है। नॉन कंफर्मिंग पीसेस यहाँ पे 0 है। और मैंने यहाँ पे आर बार का फॉर्मूला डाला हुआ है, दैट इज एवरेज इन बिटवीन B16 टू K16। यानी आपका जो ये रेंज आया, ये रेंज कैसे आया,
ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये रेंज आ जाएगा। ये रेंज जो था उसको मैंने एवरेज किया ये सारी रेंज का, तो मेरा आर बार आया, और इसका एवरेज किया मैंने कौन सी चीज का, ये एवरेज है आपका, सॉरी, ये एवरेज है आपका B17 टू B11, B17 टू B11, यानी B17 से लेके आप B11 पे जाते हैं, तो आपका अगर एवरेज देखेंगे तो ये B11 ये है, और B17 देखेंगे तो ये है। तो ये अगर आपका एवरेज पकड़ेंगे तो आपके पास इतना आता है, C17 टू C11 है, यानी C17 एवरेज ऑफ C17 टू C11 है। अगर आप इसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता चला, तो आपके पास C17 टू C11 का जो अगर आप देखेंगे तो एवरेज यहाँ पे मिलेगा, और इस तरह से ये सारी एवरेज निकली। ये एवरेज आई आपकी एक्स चार्ट की, और यहाँ पे आपका मीन मोड मीडियन आया, और ये यहाँ पे एक्स चार्ट मिलता है। देखिए आप यहाँ पे अगर आप एक्स चार्ट्स को देखेंगे तो आपके पास तीन चीज है सर। यहाँ पे एक अपर कंट्रोल लिमिट है, लोअर कंट्रोल लिमिट है, और इसमें आपके जो वेरिएशंस हैं वो इस तरह से देखते हैं। यानी एवरेज लाइन ये है, अपर कंट्रोल लिमिट जो है वो ब्लैक कलर में है, लोअर कंट्रोल लिमिट जो है वो पिंक कलर में है। ये अपर कंट्रोल है, ये लोअर कंट्रोल है, और बाकी का जो देखेंगे तो वो एक्स बार आपका ऊपर है। यानी यहाँ पे आप क्लियर कट देख रहे हैं, और इसी हिसाब से आपके हिस्टोग्राम्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखाया कि हिस्टोग्राम कैसे स्क्यू कर रहा है। तो 8.9 से 95 के बीच में कोई नहीं है, 96 95 नहीं है, 96 के बीच में इतने हैं, 98 97 के बीच में इतने हैं, 98 के बीच में इतने हैं। तो आपको पता चलेगा कि कौन सी रेंज में आपके डेटा सबसे ज्यादा हो रहे हैं, और रिमार्क्स आ रहा है प्रोसेस इज एक्सेलेंट। ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हुआ है। इसको हम यहाँ पे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन है, सीपी के है, बाकी के सारे फॉर्मूला यहाँ पे मिल सकते हैं। सैंपल्स आपने दिए थे वो 5 तरह के सैंपल्स को हम यहाँ पे मॉडरेटली अकोमोडेट कर रहे हैं। हम सीख रहे हैं यहाँ पे एक्स चार्ट और आर चार्ट। अभी देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या कह रही है, प्रोसेस एक्सेलेंट है, प्रोसेस का कंट्रोल जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे 2-3 चीजों को चेंज कर देता हूं। अभी देखिए अभी क्या हुआ, जॉय बायगा प्रोसेस इज वेरी पुअर, टेक इमीडिएट एक्शन। आपका हिस्टोग्राम साहब चेंज हो गया, आपके एक्सपार चार्ट चेंज हो गए, आर चार्ट आपका चेंज हो गया, और ये आपको बताता है कि आपकी प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल था। पीपेप के अंदर आपके आउटर डायमीटर को हम मैप करके यहाँ पे उसका एक मैपिंग कर रहे थे, जो मशीन से एक्सट्रूडर निकलता है उसके बारे में हम एक डायमेंशंस को कंट्रोल कर रहे थे। आइए वापस चलते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्योंकि जो ये मैंने बताया वो एग्जॉस्टिव था, लेकिन ये क्यों समझाया वो बहुत जरूरी है। तो ये हमें क्यों यूज करना चाहिए, तो कि ये आपको मैनेजरल और एनालिटिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पे कंसेक्यूटिव डॉट्स को शो करने से और आपको मीन मोड मीडियन और इंक्रीमेंट से आपको कुछ ट्रेंड पता चल सकता है। तो इससे पता क्या चलेगा कि आपकी प्रोसेस कंट्रोल में है, आपकी प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है, आपका एक्स बार किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, आपका आर चार्ट किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कंट्रोल चार्ट से, जो मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया, तो ये कंट्रोल चार्ट इस तरह से बनते हैं। कंट्रोल चार्ट्स बनाने के फॉर्मूला मैंने एक्सेल शीट्स में यहाँ पे दिखे हैं, अगर आपको जरूरी है तो यही एक्सेल शीट हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो पहली चीज देखिए कि ये जैसे ही स्टेटिस्टिक्स आता है तो ये है यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर गया। ये आपका अपर कंट्रोल लिमिट यानी क्या आया, जो आपका टॉलरेंस से बाहर की बात है उसको, यानी ये 1 पॉइंट आउटसाइड कंट्रोल लिमिट है, राइट। तो ये आपका जो रेंज था ना, ये विद इन लिमिट वाला रेंज था, वो मैंने यहाँ पे बताया हो कि ये पैरामीटर के बीच में ही आपका रहना चाहिए और रेट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी यूसीएल और एलसीएल जो लिखा है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। 1 पॉइंट आउटसाइड कंट्रोल लिमिट है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज वन इंसिडेंट। आइए दूसरा इंसिडेंट देखते हैं। अभी देखिए तीसरा प्लॉट हुआ, ये चौथा, अभी जैसे ही ये आया तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ से वार्निंग साइन मिल रही है, क्योंकि इसने ऑलरेडी आपका जो लोअर कंट्रोल लिमिट है या अपर विद इन द लिमिट है उसको
टॉलरेंस करना चालू किया, इसके ऊपर जाना चालू किया, यानी 2 पॉइंट इसके ऊपर जा रहे हैं जो आपको कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रोलिंग लिमिट दे रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि आपका ना प्रोसेस अभी खराब हो रहा है, आप चेंज करो। देखिए ये ट्रेंड को ऑब्जर्व करेंगे ना, ये कंट्रोल में था, ये कंट्रोल में था, अभी भी ये कंट्रोल में, ये बाहर चला गया। प्रोडक्ट रिजेक्ट नहीं हुई है, आप याद रखिएगा, ये जीरो डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट रिजेक्ट कब होती, जब ये यूसीएल के ऊपर चला जाता। अगर ये प्रोजेक्ट ये रेड लाइन के ऊपर ये पॉइंट चला जाता तो ये रिजेक्शन कहलाता था, लेकिन रिजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन रिजेक्ट होते होते बच गया, फिर कंट्रोल किया, वापस ऊपर जा रहा है। यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वार्न कर रहा है कि प्रोसेस में कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो कुछ तो गड़बड़ है ना, ये इंडिकेशंस आपको प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए मोटिवेट करता है, टेक सम एक्शंस। ये एक्शंस ऐसे हो सकते हैं कि आपको टूल करेक्शन करने की जरूरत है, जिग्स करेक्शंस करने की जरूरत है, मटेरियल में करेक्शंस की जरूरत है, या जो भी उसके पैरामीटर्स है उसको करेक्ट करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप वापस इसको विद इन कंट्रोल लाइन में लेके आए। तो इसके लिए भी ये चीज यूज की जाती है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये देखिए कि प्लॉटिंग चालू किया, जैसे डेटा है तो हमने ये इसके ग्राफ्स बना रहे हैं, कंट्रोल चार्ट्स बना रहे हैं। ये क्या कर रहा है, 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स बिटवीन वार्निंग लिमिट एंड कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रोल लिमिट है, नीचे जा रहा है वापस ये, यानी ये आपके जो माइनस है, मान लीजिए 9 प्लस और माइनस 1 है, तो ये 8.9 से बिलो डायमेंशंस में जा रहा है। इससे यानी क्या पता चला, ये ट्रेंड यहीं से शुरू हो चुका है। ये भी देखिए आप, 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं, वो आपको दिखा रहे हैं कि ट्रेंड नीचे जा रहा है। यानी अगर बहुत अच्छा स्टेटिशियन होता तो यहाँ पे इसको कंट्रोल करने की जरूर ट्राई करता था। यहाँ पे नहीं हुआ तो ये वार्निंग साइन आ गई कि आपकी प्रोडक्ट में अभी जाके अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो इसकी वजह से डिफेक्ट और बढ़ेगी। तो ये अगर आपको डिफेक्ट नहीं बढ़ानी है तो पहला एक्शन आप यहाँ से इनिशिएट कर सकते थे। मान लीजिए ये मिस हो गया तो आप यहाँ से, अभी तो आपके पास कोई स्कोप ही नहीं है, आपको इसको इसमें इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत रहेगी, तो आपको यहाँ पे कंपलसरी इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी डिफेक्ट जनरेट हो जाएगी। और एक देखिए, so this is the 7 consecutive points on the one side of the center line. What does it indicate? A process is deviated constantly at one side. यानी हर एक बार आपकी प्रोसेस माइनस में चल रही है, यानी 8.9 प्लस और माइनस 9 प्लस और माइनस 1 है, तो ये जो डायमेंशंस आपके आ रहे हैं वो माइनस साइड में जा रहे हैं। कभी भी आपकी प्रोसेस में माइनस साइड में कोई इश्यू आ सकता है, अभी कंट्रोल्ड में है लेकिन ये माइनस साइड में है। बेटर पार्ट रहता था ये आपकी जो ग्रीन लाइन है उसके इर्द गिर्द ही घुमा करे, और जितना वेरिएशंस कम होगा, यानी यूडब्ल्यूआर और एलडब्ल्यूएल जितनी कम होगी, यूसीएल और एलसीएल जितने कम होंगे उतने टॉलरेंसेस कम होंगे, पैसे ज्यादा लगेंगे, और उस तरह से आपको वहां पे प्रोसेस कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। तो ये चीजों से अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो बहुत ही ज्यादा आउटपुट आएगा। आप जीरो डिफेक्ट के ऊपर जा सकते हैं और इसको पूरे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसको हम कहते हैं कंट्रोल चार्ट्स। अभी एक और कंट्रोल चार्ट्स देखते हैं। ये अलग अलग पैटर्न है, ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। कंट्रोल चार्ट्स तो जो मैंने बताया, ये क्या कह रहा है, कंसेक्यूटिव ट्रेंड क्या बन रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी प्रोसेस। यानी यहीं से आप बात करें तो ये पॉइंट यहां गया, फिर यहां से जाके रुक जाना चाहिए था, मे बी स्ट्रेट आना चाहिए था, या ये लाइन में ही ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन ये स्क्यू आपका ट्रेंड है, इंक्लिनेशन वाला ट्रेंड है, यानी यहां से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी आप यहां से कंट्रोल करना शुरू करो कि आगे बढ़ रहा है, अरे ये बाहर क्रॉस हो रहा है। अगर आप अभी भी कंट्रोल नहीं करोगे तो आपने वार्निंग साइन पे आ गए। इससे और ज्यादा अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका रिजेक्शन शुरू होने वाला है। तो ट्रेंड पता करके आप स्टेटिस्टिकली अपनी प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजीली बन सकता है। दूसरा ट्रेंड देखिए, जैसे ये अपवर्ड स्क्यू था, ये डाउनवर्ड ट्रेंड है आपका, यानी माइनस में जाएगी, रिजेक्शन ही होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द अंडर साइज इट इज गेटिंग माइनस। यहाँ पे जो रिजेक्शन होगा वो आपका जो साइज है वो टॉलरेंस से बाहर चली जाएगी और ये अंडर साइज हो जाएगी। अंडर साइज हो जाएगी यानी आपका रिजेक्शन आ जाएगा और इसको आप कुछ कर सकते नहीं है। तो ये जो ट्रेंड है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल चार्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंट्रोल चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ये कंट्रोल चार्ट कहाँ पे यूज होगा इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ये जो कंट्रोल चार्ट्स है ये वहां पे यूज होंगे कि जहां पे आपको प्रोसेस कंट्रोल की बहुत जरूरत है और आप स्टेटिस्टिकली काम करना चाहते हैं, तो
आइए एक बार और नजर डाल देते हैं वो एक हमारी मास्टर शीट के ऊपर, जहां पे हमने समझा था कि हमारे जो टूल्स है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। आइए वापस इसके ऊपर काम करते हैं। ये है आपके कंट्रोल चार्ट डेटा एनालिसिस, सोल्यूशन डेवलप करने में, ट्रायल इम्प्लीमेशंस में, रेगुलर इम्प्लीमेशंस में और फॉलो अप और रिव्यू में काम आएंगे। और अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा आपको कि मेरा स्टैटिस्टिक्स इतना अच्छा नहीं है या मुझे इतने अच्छी चीजों की जरूरत नहीं है, तो चिंता ना कर, आपके पास बाकी के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ग्राफ अवेलेबल है, स्ट्रेटिफिकेशंस अवेलेबल है, यहाँ पे पैरेटो कर सकते हैं, स्कैटर डायग्राम कर सकते हैं, बाकी के बहुत सारे आपके पास टूल अवेलेबल हैं। तो कभी भी एक टूल नहीं आता है या इस तरह से डेटा आपकी इंडस्ट्रीज में नहीं मिल पाते हैं, तो कभी भी चिंता ना करें, आपके पास मल्टीपल टूल्स और वहां पे डेटा अवेलेबल रहते ही हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं। ये स्लाइड शो आपके साथ शेयर की जाएगी, तो कभी भी चिंता ना करें कि इसको किस तरह से आप ऑपरेट कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ग्राफ की बात करें तो दोस्तों ग्राफ बहुत सारी तरह के ग्राफ्स आते हैं। तो ये जो ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे पाई चार्ट ले लीजिए, बार चार्ट ले लीजिए, आपके अलग अलग तरीके के ग्राफ आते हैं। और ये ग्राफ को अगर आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो ग्राफ जो है आपके पास दोस्तों, उसमें मेन कंसर्न ये आता है कि ग्राफ को है ना समझना बहुत जरूरी है। जैसे ग्राफ ले लीजिए तो एक पाई चार्ट आता है, जिसको हम रेगुलरली कहेंगे तो ये आपका पाई चार्ट है। एक आता है बार चार्ट, जैसे बार चार्ट कहीं पे भी यूज करेंगे तो आपको जो पैरेटो था वो भी एक बार चार्ट से ही बना था, जो हमने एग्जांपल में देखा। तो ये बार चार्ट्स को अगर हम यूज करते हैं तो आपके पास अलग अलग तरह से बार ग्राफ आएंगे, जो बार के तौर पे डिफाइन किए जाते हैं। एक आता है आपका फ्लिप चार्ट, यानी फ्लिप चार्ट के अंदर एक ही जगह पे कहीं आप किसी ना किसी तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ योर ग्राफ ऑल्सो। ग्राफ में सबसे अहमियत वाली अगर कोई चीज देखनी है तो दोस्तों ये है कि ये है ना आपको ट्रेंड बताएगा। दूसरी चीज है आपको विजुअल कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा बात है। जैसे कोई भी ग्राफ देखेंगे तो उसमें छोटे से छोटा वेरिएशंस भी है ना, वो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। जबकि ये हो जाएगा कि बाकी सारे इंडस्ट्रीज में जाएंगे, बाकी आप डेटा देखते रहोगे ना तो उसमें से आपको ट्रेंड नहीं मिलेगा। आपके साथ में एक डेटा का लाइव एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं, जहां पे अभी ही हमने एक कंपनी में ओई इम्प्रूवमेंट का कलेक्शंस किया हुआ है। तो मैं उसी का डेटा आपके साथ शेयर करता हूं, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, अभी ये एक तरह का बार चार्ट है। अब इसको देखिएगा अच्छे से। अभी ये परफॉर्मेंस है, ये अवेलेबिलिटी का है, और ये ओई बन रही है। आप यहाँ पे तीनों ये अभी देखिए आपका, आप इसमें से क्या इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, आप इसको क्या किस तरह से देख सकते हैं। जो आपकी जो ब्लू कलर की डार्क लाइन है वो इसका स्टैंडर्ड है, जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं, जहां पे हमने बेंचमार्क रखा है। तो काफी टाइम ये ऊपर जा रही है, काफी टाइम नीचे जा रही है, काफी टाइम बहुत नीचे चली जाती है। एफिशिएंसी 0.44 आ गई, 0.49 आ गई, और काफी टाइम 92% की एफिशिएंसी भी मशीन ने अचीव की है, 94 हाईएस्ट अचीव की गई है। और ये हर एक जगह पे ट्रेंड आपको ऐसे ऐसे मिल रहा है। अगर दूसरा एक ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे पता चला कि देखिए कितना वेरिएशन है इसमें। और वैसे देखा जाए तो बहुत नजदीक नजदीक वाले देख रहा है, जैसे 91, 92, 93, 95, 94, 97। आप अगर इसको नंबर से देखते हैं, अभी ये यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं, आप इसको नंबर से देखिए तो आपको ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा इसमें। आपको ऐसा लिखेगा कि ये यार कंट्रोल में तो थोड़ा सा ही तो वेरिएशन है, और इसको ग्राफ में डाल दे तो आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन लग रहा है। ये जो ग्राफ है इसे बार चार्ट कहते हैं। तो ये बार चार्ट है, बार चार्ट में आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे ये हमने बताया ये ट्रेंड है इसका। ये बार चार्ट में यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो लाइन है ये इसका ट्रेंड है। ये ट्रेंड ये कह रहा है कि मोस्टली ये प्रोसेस स्टेबल है, आपको एक ही तरह का लाइन मिल रहा है। अगर यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे चेंज हो रही है, मान लीजिए ये डेटा को थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं, तो आपको इसमें से चेंजेस भी पता चलेगा कि इसमें चेंजेस करने से आपका जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड है, अभी आपका जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है वो आपकी स्टैंडर्ड है, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन ये बनाई गई है, लेकिन ये जो है वो आपके हिसाब से बनी हुई है।
मैं थोड़े से डेटा को चेंज करता हूं, आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से आ रहा है। अभी देखिए, अभी ये ट्रेंड क्या होगा, अभी ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये ट्रेंड अभी इंक्लाइनिंग है। पहले आपका 98 था, अभी आपका 92 है और 94 है, लेकिन 94 स्टेबल हो रहा है, 92 स्टेबल हो रहा है। लेकिन यानी आपका जो स्क्यू है आपको पता चल रहा है। ये आपको कभी भी कोई भी डेटा मॉनिटर करने हैं तो दोस्तों आपको ग्राफ से ही करने हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिना ग्राफ आपको कोई भी चीजों को यूज नहीं करना है। कोई भी डेटा है उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में डालिए और ग्राफ ही बताइए। ग्राफ को इंट्रोस्पेक्ट करने से आपको ये आउटपुट मिलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, उसका ट्रेंड चलेगा। ये डेटा को इंट्रोस्पेक्ट करके आपको नहीं पता चलेगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन हो रहा है, और ये ट्रेंड को देख के आपको पता चल रहा है कि ये डिक्लाइन हो रहा है, यानी आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ऐसे जो ग्राफ्स हैं वो एक्सेल में बहुत अच्छे से बनते हैं। कोई भी डेटा डालिए, उसके प्रोपोर्शनेट ग्राफ को बनाइए और ग्राफ को ही आपको मॉनिटर करना है। आइए चलते हैं दोस्तों ये एग्जांपल से वापस अपनी प्रेजेंटेशंस के ऊपर। आप और आपको ग्राफ कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, बहुत मेच्योरिटी जगह पे आपको ग्राफ का यूज कर सकते हैं। तो ये जो टूल्स थे वो हमारे 7 क्यूसी टूल्स थे। जैसे ये बार ग्राफ ले लीजिए, तो बार ग्राफ से आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज 7 टाइप के टूल के बारे में बात किया। पैरेटो डायग्राम, स्ट्रेटिफिकेशंस, स्ट्रेटिफिकेशंस में हमने ये बताया कि पैरेटो जैसे हमने बताया कि 80-20 रूल्स है। आपके पास 80% जो डिफेक्ट आ रही है उसको आप ऊपर फोकस कीजिए, तो वो आपको 20% के जो रेवेन्यू जनरेशन है उसके ऊपर जो मार पड़ रहा है उसको बचा लेगी। स्ट्रेटिफिकेशंस जो है वो स्ट्रेटिफिकेशंस के ऊपर आप काम कीजिए, ताकि वेरिएंस कितने हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। जो स्कैटर डायग्राम है वो आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करके देगा। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है जो कि मेरे हिसाब से बहुत पुअर टूल है, जिसके अल्टरनेट्स हमारे अवेलेबल हैं। तो हमारे पास जो टूल ऐसे हैं कि जिसको अल्टरनेटिवली हम यूज कर सकते हैं, तो हमें उसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। हिस्टोग्राम देखा जिसकी वजह से हमें स्क्यू मिला, हमने एक्स चार्ट आर चार्ट भी देखे, कंट्रोल चार्ट देखे, हमने वो जो एक कंपनी थी उसके डेटाबेस के साथ उसका अपडेट्स भी किया, चेकशीट्स के बारे में हमने बात की। तो ये जो थे वो हमारे 7 क्यूसी टूल्स थे। अभी ये टूल्स को हम कैसे यूज करते हैं उसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ दोस्तों दिखाना चाहता हूँ। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखने से आपको ये पता चलेगा कि आप जो जो समझ पा रहे हैं उसी तरह से इंडस्ट्रीज में इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज किए जाते हैं। जो मैं आपको प्रेजेंटेशंस अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये प्रेजेंटेशंस रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमने जब क्वालिटी सर्कल इंप्लीमेंट किया था तब का है। तो और हमने इनके साथ ये ओपनली शेयर किया हुआ है कि वी कैन शेयर दिस डेटा विथ एनीबॉडी। तो हम आपके पास शेयर कर पा रहे हैं कि ये किस तरह से यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ी फाइल है, लोड होने में शायद 5-10 सेकंड लगेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये क्वालिटी सर्कल में इन्होंने किस तरह से यूज किया था, उन्होंने क्या बेनिफिट लिया उसके बारे में है। इन्होंने बहुत एडवांस टूल भी यूज किए हैं, तो इससे आप घबरा ना जाए। मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बारे में डिटेल थी, मैं आपको ब्रीफ करता जा रहा हूँ। आपको भी ये समझना है कि जो टूल सीखे हैं वो किस तरह से आपको काम आ सकते हैं और आप इसको किस तरह से अच्छे से एप्लीकेबल कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि जो हमने टूल सीखे हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी के कैसे यूज कर सकते हैं। ये लॉजिस्टिक प्लांट है हजीरा का, वहां का एग्जांपल है। उनके पॉलिएस्टर प्लांट है, पॉलीमर प्लांट है और लिक्विड प्लांट है। क्वालिटी सर्कल उन्होंने फॉर्म किया गया, क्वालिटी सर्कल का नाम था पुरुषार्थ करके। एक्सेलेंस थ्रू टीम वर्क, ये उन्होंने अपना स्लोगन रखा था।
यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर थे वो मिहिर भट्ट थे, राकेश पटेल थे, वो एक हमारे यहाँ से उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। टीम लीडर में रंगूनवाला साहब थे, डेप्यूटी लीडर्स में गज्जर साहब थे, और बाकी की जो टीम मेंबर्स थे वो यहाँ पे थे, यानी 8-10 लोगों की एक टीम बनी थी। यहाँ पे टोटल मीटिंग 141 हुई है। मीटिंग के टाइमिंग 15 घंटे की टोटल मीटिंग हुई है। मीटिंग का डे थर्सडे था। 99% अटेंडेंस थी, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन अराउंड 2 महीने में हुए हैं। आप देखिए, इसके थोड़े से वाकया आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम लोग। तो पहला, अभी देखिएगा, यहाँ से शुरू होता है। इसको बहुत अंदर जाके मत समझिएगा, नहीं तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्योंकि ये बहुत इंटेंस प्रैक्टिसेस हमने करवाई थी। लॉजिस्टिक क्राइटेरिया, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में के लोगों ने वहां पे बैठे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस किया। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस के लिए जैसे हमने बताया था ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के टूल को यहाँ पे यूज किया, जैसे लिखा हुआ है। उन्होंने अपने अपने प्रॉब्लम लिखे, सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लिखा गया, तो उन्होंने आइडेंटिफाइड किया गया है। वो प्रॉब्लम को हम लिखते गए, करीबन 119 प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड किए गए। देखिए प्रॉब्लम को किस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। बैक डैमेज हो जाती है, टेक्स मोर देन टाइम फॉर मटेरियल रिट्राइवल, सेफ्टी बेल्ट एट पीओवाई एंड पीएसएफ लोडिंग बेन टॉन फ्रीक्वेंटली, प्रॉब्लम इन डूइंग मेंटेनेंस एट पॉलीमर मेंटेनेंस रूम, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पीओआई स्टोरेज कैपेसिटी। बराबर है, ये ए कैटेगरी के प्रॉब्लम, यानी वो ऐसे प्रॉब्लम जो डिपार्टमेंट खुद सॉल्व कर सकता है। बी कैटेगरी के प्रॉब्लम यानी ऐसे प्रॉब्लम है जो दूसरे डिपार्टमेंट की जरूरत या हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। सी डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम यानी यहाँ पे मैनेजमेंट के इंटरवेंशन चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ब्रेन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इन्होंने सारे प्रॉब्लम्स को लिखे, फिर एबीसी एनालिसिस किया, ए कैटेगरी के प्रॉब्लम कितने हैं, बी कैटेगरी के प्रॉब्लम कितने हैं, और सी कैटेगरी के प्रॉब्लम है। तो टोटल ए कैटेगरी के प्रॉब्लम है 74, बी कैटेगरी के प्रॉब्लम आए थे 33, और सी कैटेगरी के प्रॉब्लम थे 12। 119 प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाइड किए हैं, जहां पे 119 प्रॉब्लम में से 101 प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस उनके पास थे, जैसे मैंने बताया। तो वो प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व कर लिए, और बाकी बचे 18 प्रॉब्लम। अभी 18 प्रॉब्लम जो थे उन्होंने उसको रैंकिंग सिस्टम में डाला। यहाँ पे कैनो मॉडल करके एक आता है, उसको यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉइस ऑफ कस्टमर्स। उसको यूज किया, और ये 18 प्रॉब्लम जिसके सोल्यूशन नहीं मिले थे उनको यानी यहाँ पे इन्होंने लिखा। ये लिखने के बाद उसकी कैटेगरी जो थी कौन से लेवल के हैं, और उसको यहाँ पर रेटिंग दे दिया गया। अलग अलग बंदों ने, जो टीम के मेंबर्स थे, उन्होंने रेटिंग दिया, 10 में से मार्क दिए कि कौन सी अहमियत वाले पॉइंट है। और उसमें से एक ही प्रॉब्लम आया जो सबसे अहमियत वाला था, और वो प्रॉब्लम था अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल रिट्राइवल डॉक्स एट अ पॉलिस्टर ऑटो वेयरहाउस। और वहां पे सबसे ज्यादा मार्क आए हैं। सारे लोग एग्री थे कि ये हमारे लिए बहुत कंसर्न प्रॉब्लम है। तो ये 18 प्रॉब्लम में से ये पहले प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। अभी पूरा क्वालिटी सर्कल और प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स जो आज हमने सीखे वो यहाँ पे यूज करेंगे, और ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। इसके 95% मार्क आए थे, जिसे हम अभी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में ये बार चार्ट बनाया गया है, वर्टिकल बार चार्ट से। तो ये बार चार्ट उन्होंने बताया गया। प्रॉब्लम सिलेक्शन, अभी प्रॉब्लम का सिलेक्शन कैसे करते हैं, हमारे जो 12 स्टेप्स थे वो 12 स्टेप्स यहाँ पे लिखे गए हैं, और वो लिखे गए स्टेप्स के हिसाब से हम चल रहे हैं। ये चीज भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ओपन टू शेयर्स इन्होंने रिलायंस ने किया हुआ है कि लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले, इसलिए हम आपके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने भी डेटा कलेक्शन चालू किया। There are total 5 dock है, one dock made from 2 conveyor line systems, order and automatically loading materials come out, one dock one truck material, इस तरह से करना चाहिए। ये 12 स्टेप्स थे, 12 स्टेप्स में से शुरुआत किया, प्लान बनाया, कब तक क्या क्या करेंगे, 2 महीने का अराउंड प्लान था, और 2 महीने में क्या क्या करेंगे इस तरह से बना। फिर उन्होंने हाई लेवल का फ्लो डायग्राम बनाया। फ्लो डायग्राम में मटेरियल आता है, मटेरियल ऑर्डर के हिसाब से जाता है, फिर मटेरियल का सिलेक्शन होता है, ट्रक में लोड आता है, लोड पॉइंट पे जाता है, फिर कमांड आता है, फिर नई सिस्टम से ऑर्डर जनरेट होता है, पैलेट पे आता है, लोडिंग शुरू होता है और लोडिंग कंप्लीट होता है। ये फ्लो है, ये फ्लो चार्ट्स था। फ्लो चार्ट से इन्होंने एक लेवल की अपनी रिट्राइवल सिस्टम्स को यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन में लिया। फिर इन्होंने क्या किया, डिटेल फ्लो चार्ट्स बनाए। डिटेल फ्लो चार्ट से इनको पता चला कि मेरे पास इतने एरिया है जहां पे हमें काम करना चाहिए। जैसे ट्रक प्लेसमेंट बराबर नहीं हो रहा है, ट्रक्स मूव लोडिंग एरिया में है, वो इश्यूज आ रहे हैं, अदर पेंडिंग ऑर्डर्स में इश्यूज आ रहे हैं।
तो स्टोर वाइज एसएमसी सिस्टम्स में इश्यूज आ रहे हैं, लिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम इन्होंने आइडेंटिफाइड किए हैं। अभी डेटा कलेक्शन चालू किया, अभी भी हम प्रॉब्लम डिफाइन पे ही हैं, मेजर कर रहे हैं ये लोग कि हमारा एवरेज डॉक आइडियल टाइम है 19.82 मिनट्स, दैट इज 20 मिनट्स एंड सम सेकेंड्स पर ट्रक। आप समझिएगा, जो एवरेज है ये वापस वेरिएशंस वाले डेटा कलेक्ट किए गए हैं, डेटा कलेक्शंस करके इन्होंने एवरेज आउट किया है वो 19.82 मिनट्स पर ट्रक, यानी ऑलमोस्ट 20 सेकंड 20 मिनट पकड़ सकते हैं। अभी काम कैसा हो रहा है इसका एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है, देखिए। ये ऑपरेटर जाता है, ऑपरेटर मशीन के पास जाता है, मशीन के पास जाने के बाद वो एक लोड को बेच देता है, फिर वापस जाएगा, नई ट्रक ढूंढेगा, ट्रक ढूंढने में इसको कुछ टाइम लग रहा है, ट्रक वापस लोड होके बे पे आ जाएगी, बे पे आने के बाद ये वापस इसको सर्च करेगा मटेरियल, और मटेरियल रखेगा, जैसे ही मटेरियल रखा उसकी एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद ये चीज आ जाएगी, तो इसको इन्होंने, और ये टोटल टाइम है 19 मिनट या 20 मिनट कह सकते हैं। अभी प्रॉब्लम से इम्पैक्ट क्या आ रहा है, तो प्रॉब्लम से इनको डिस्पैच टारगेट अफेक्ट हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, साइकिल टाइम इंक्रीज हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, और ये सारी चीज वो इंप्रूव करना चाहते हैं। अभी इसको इन्होंने मैप किया, डिस्पैच टारगेट कितना इफेक्ट होते हैं, तो एवरेज 16 ट्रक्स पर डे का गुड लोडिंग टाइम है, वो वहां पे वापस वो कर सकते हैं, कॉस्ट ये कम करना चाहते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है 52 मेट्रिक टन पर आवर का ही लोडिंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये डेटा कितना क्लियरली यहाँ पे आइडेंटिफाइड किया है, स्टैंडर्ड साइकिल टाइम है वो 120 मिनट्स पर ट्रक अभी है, और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो एवरेज में जा रहा है, और कहीं पे भी अगर इंपैक्ट आ रहे हैं तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है, आइडियल मैन पावर होते हैं, फ्रीक्वेंट कॉल फ्रॉम मार्केटिंग हो रहा है, अराउंड द टाइम डिस्पैच हो रहा है, पीपल ऑलवेज रिमेन टेंस, तो ये जो चीजें हैं वो इन्होंने यहाँ पे लिखी। ऑब्जेक्टिव्स और गोल सेट किए गए हैं, गोल इन्होंने सेट किए गए कि जो 19 मिनट का आइडियल टाइम था उसे हमें 7 मिनट पे लेके आना है, ये टारगेट रखा था। देखिए इसमें किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे एक और एडवांस टूल है, दैट इज कॉल्ड एज एफिनिटी डायग्राम, जो 7QC टूल्स का अभी पार्ट नहीं है, जो न्यू QC टूल्स है उसका पार्ट है। यहाँ पे एफिनिटी डायग्राम्स बनाए, डेटा कलेक्शन किए गए, डेटा कलेक्शन से इन्होंने देखा कि ट्रक डिसाइडिंग में 1 मिनट लगती है, यहाँ पे 2 मिनट 10 सेकंड लगते हैं, ट्रक का प्लेसमेंट में 6 मिनट लगती है, 4 मिनट लगाने के लिए स्टोर से 4 मिनट लगते हैं, और लगेज बाहर जो मटेरियल पड़ा रहता है वो निकालने के लिए 6 मिनट लगती है। तो इस तरह से ये यहाँ पे आपका डेटा कलेक्शन हो रहा है, जो आपके 19 मिनट या 20 मिनट है वो कहाँ पे बाइफरकेट हो रहे हैं, वो यहाँ पे बाइफरकेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 7 मिनट का टारगेट था, यहाँ पे देखिए व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, ये सारी चीज यहाँ पे आइडेंटिफाइड की गई। 4W1H फॉर्मूला का यहाँ पे यूज किया गया, डॉक के आइडियल टाइम को मैप किया गया, अंडर यूटिलाइजेशन कितना है वो देखा गया, डिस्पैच सुपरवाइजर 4 मिनट 12 सेकेंड ले रहा है, उसकी जगह उसको कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। राउंड रॉबिन मेथड जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी वो यहाँ पे यूज की गई है, एक सैंपल फॉर्मेट यहाँ पे भरा गया, उन्होंने क्या क्या सजेशंस दिए हैं वो यहाँ पे यूज किया गया है। हमें यहाँ पे देखना है कि जो टूल्स थे वो किस तरह से यूज होते हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में उन्होंने कॉजेज आइडेंटिफाइड करने के लिए कॉज इफेक्ट डायग्राम की जगह यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज किया, और उन्होंने कुछ 40-45 जैसे कॉजेज आइडेंटिफाइड किए हैं, 41 कॉज आइडेंटिफाइड हुए हैं। अभी इन्होंने कॉज आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है फिशबोन डायग्राम का यूज किया, वहां पे कॉज लिखे गए हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने रिलेशनशिप डायग्राम को यूज किया है कि कौन सी चीज किसके साथ रिलेटेड है, तो आपके पास रिलेशनशिप डायग्राम का भी पता चला, और वैलिडेशन ऑफ कॉजेस किए गए कि किस तरह से कॉजेस वहां पे यूज हो सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ट्री डायग्राम या वाई टेक्निक्स का यूज किया गया, और ये सारे टूल्स को यूज करते करते आपके पास फाइनल रूट कॉज एनालिसिस आया कि हमारे पास यहाँ पे इतने 6 एरिया में कॉज एनालिसिस चल रहे हैं। अगर ये कॉज एनालिसिस चल रहे हैं तो इसमें डेटा कलेक्शन किया गया कि 9.551 मिनट्स जो है, दैट इज 47% ऑफ द टोटल टाइम is almost store out command after placement of truck, ये प्लेसमेंट करने में चले जाते हैं, सुपरवाइजर स्टोर आउट कमांड को देने में चले जाते हैं, और फर्स्ट लगेज रिट्राइवल में चले जाते हैं। वैल्यूएटेड और नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटी जैसे हम लीन में कहते हैं, तो उन्होंने नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटी को रिमूव करने की ठान लिया,
और उसमें से एवरेज आइडियल टाइम जो था उसको वहां पे निकालना शुरू किया और इस हिसाब से उन्होंने काम करना चालू किया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे तो इन्होंने हिस्टोग्राम बनाया और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में यहाँ पे 3 to 190 मिनट्स में रिट्राइवल टाइम जो है वो आप देखिएगा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस और रिट्राइवल टाइम जो है 1102 ट्रक्स में आप कहाँ पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो ये जो चीज है इसके ऊपर किस तरह से वर्क करेंगे उसको थोड़ा सा देख लिया गया। यहाँ पे हिस्टोग्राम की वजह से उनको ये पता चल रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम 3 to 190 मिनट्स पर ट्रक। तो यहाँ पे कंक्लूजन किस तरह से करना है वो बताया गया है। और अभी पर ट्रक का जो परसेंटेज लोडिंग था वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया, दैट इज 512 ट्रक 46% है नंबर ऑफ ट्रक। और ये जो चीज है वो यहाँ पे डिफाइन की गई है। तो इसको किस तरह से अपडेट किया गया नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटी में। और टाइम टेकन फॉर स्टार्टिंग 90 यूनिट्स एंड देन टाइम टेकन फॉर लास्ट 10 यूनिट्स आर डिफरेंशिएटेड। थोड़ा सा स्पीड में जाते हैं यहाँ पे। पैरेटो इन्होंने यूज किया तो उनको पता चला कि पहली 3 एक्टिविटी में ही 85% लॉस हो रहा है। तो अगर हम 3 एक्टिविटी को क्लोज कर ले तो हम 85% टाइम को बचा सकते हैं। और ये 85% के सोल्यूशन उन्होंने ढूंढे। लोअर डेक और यूटिलाइजेशन क्यों हो रहा है वो देखा। लोअर डेक यूटिलाइजेशन में प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट जो पीडीपीसी जिसे कहते हैं उसका यूज किया, जो एक और एडवांस टेक्निक है। यहाँ पे उन्होंने एक बैलेंस स्कोर कार्ड का भी यूज किया है। बैलेंस स्कोर कार्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर वन ऑफ द टीम। अभी इन्होंने क्या किया कि 5S को इम्प्लीमेंट किया है। ऑर्डर एग्जीक्यूशंस में कहाँ टाइम लगता है उसके बारे में सोचा। पहले से मटेरियल ला के रखा गया। मटेरियल जो पहले ट्रक ऐसे रहती थी उल्टी सुल्टी, ये चीजों को जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हाँ, अभी यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं वो देखिए कि इन्होंने जो एक्शन नंबर 2 था वहां पे आपकी जो ट्रक्स थी दैट ट्रक्स नीड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। उन्होंने 5S इम्प्लीमेंटेशन किया और 5S इम्प्लीमेंटेशन के ट्रक को पार्किंग में उनके ऑर्डर के हिसाब से लगाया। जो हमारा पीछे की स्लाइड्स में हमने देखा था कि करीबन वो 3-4 मिनट का टाइम ले रहे थे। तो जिस तरह से ट्रक जाएगी उसी तरह से अभी जो ट्रक आएगी वो उसी तरह से ट्रक आने वाली है। तो वहां पे वो टाइम उन्होंने सेव किया है। ऑर्डरिंग के जो टाइम थे वो सेव किए। और ये सारी एक्शंस लेने के साथ आपके रूट कॉज एनालिसिस को फाइंड आउट करने के बाद 19 मिनट्स का जो टाइम था उसमें से बहुत सारी मिनट्स इन्होंने कम कर दी। कितनी कम की देखिए। टारगेट था 7 मिनट का। कुछ एक एक्टिविटी को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, दूसरी एक्टिविटी को एलिमिनेट कर दिया। So before quality circle was implemented, they are at certain level, and after quality circle implemented, they are at certain level. अभी क्या डिफरेंस आया वो देखिए। पहले जो 19 मिनट 82 सेकंड में यानी 20 मिनट में जो काम हो रहा था, अभी उसका रिट्राइवल टाइम है 9 मिनट 40 सेकंड्स। जो पहले 7 मिनट में होना चाहिए था वो अभी जो टारगेट सेकंड्स थी वो 7 मिनट थी, अभी 4 मिनट 70 सेकंड्स है। आफ्टर क्यूसी मिनट्स इट इज 6.33 थी, उसकी जगह 3.40 है। जो उन्होंने टोटल इंप्रूवमेंट किया है वो 67% किया है। और बिफोर क्यूसी के आपके पास डेटा है, देखिए कितना क्लियर कट डिफाइन किया गया है कि बिफोर क्यूसी के डेटा है। साइकिल टाइम में आफ्टर क्यूसी में साइकिल टाइम में 118 मिनट्स पर ट्रक थी, पहले 225 मिनट लगते थे। पहले 52 मैट्रिक टन पर आवर का लोड था, अभी 68 मैट्रिक टन पर आवर लोड कर रहे हैं। बिफोर क्यूसी जो था तो शिफ्ट लोडिंग्स में ये प्रॉब्लम आ रहे थे, अभी ये प्रॉब्लम कम हो चुके हैं। नंबर ऑफ ट्रक्स आपकी जो है वो उसमें चेंजेस हुए हैं। तो दिस इज हाउ द टारगेट इज अचीव्ड। इंडेक्स जो कस्टमर इंडेक्स था जो उन्होंने टारगेट रखा था कि हमारा इंप्रूव होना चाहिए था, कैनो मॉडल हमने देखा था, ऐसा ही एक पिक्चर भी वहां पे देखा था। वो गुड आ रहा था, उसकी जगह अभी वेरी गुड आ रहा है। एंड दे हैव इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल आल्सो। एक्सपेंडिचर जो हुए हैं और उसके सामने जो सेविंग्स हुआ है दैट इज आल्सो आइडेंटिफाइड ओवर हियर। और आप देखिए कि पूरे साल का सेविंग कुछ 1 करोड़ 11 लाख रुपए का हो रहा है। सो पोटेंशियल सेविंग्स को वहां पे डिफाइन कर रहे हैं। और आपका जो लोड का टाइम है वो सारी चीज यहाँ पे डिस्प्लेड है। तो ये जो तरीका था वो यहाँ पे अहमियत रखता था कि आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या क्या बार चार्ट्स बने हैं, गैंट चार्ट किस तरह से बना था, लोग किस तरह से हुए थे, और ये पूरा प्रेजेंटेशन इस तरह से बनता है। तो दोस्तों ये जो चीजें थी वो आपकी मायने रखती हैं कि आप किस तरह से इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हैं और आप किस तरह से इसको यूटिलाइजेशंस में ला रहे हैं।
तो आप अगर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज में आपको जो देखना है वो ये चीजें देखनी है कि आप किस तरह से ये टूलों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये टूल बहुत ही इजी है। जो हमने आज प्रेजेंटेशंस बताए हैं, जो चीज हमने आपको बताई है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे वीडियोस इसके ऊपर बने हुए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स बने हुए हैं, हमारी वेबसाइट्स के ऊपर सारी चीज अवेलेबल है। उसके साथ भी आप देखिए और उसको भी आप इम्प्लीमेंटेशंस में लाइए। कहीं पे भी दिक्कत आती है तो हम आपके साथ बने रहते हैं और हम इम्प्लीमेंटेशंस के में आपके साथ रुके हुए हैं। यूट्यूब के चैनलों पर पैरेटो, ब्रेनस्टॉर्मिंग और बाकी के टूल्स, चेकशीट्स के टूल्स के वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कीजिए। जो आज हमने ये प्रेजेंटेशंस देखा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो रिलायंस का प्रेजेंटेशंस देखा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पैरेटो के जो एक्सेल शीट्स हैं जहां पे आपको सिर्फ डेटा डालना है और आपको इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स में डेटा डालिए, बड़े से छोटे के ऑर्डर में डेटा डालिए और आपका पैरेटो बन जाएगा। वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको कोई और चीजों की जरूरत है तो हमें जरूर बताइएगा। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लोगों को सीखने का कुछ मौका मिले। आज की जो ट्रेनिंग है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसको भी हम यूट्यूब के ऊपर शेयर कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये किस तरह से शेयर होता है। अगर शेयर होने की गुंजाइश है तो हम आपके साथ ये चैनल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसे भी शेयर करेंगे, ताकि कोई पार्टिसिपेंट्स आज अटेंड नहीं कर पाए हैं, उनको देखना है तो वो भी सारी चीज समझ सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो वी आर ओपन फॉर द डिस्कशंस। आई रिक्वेस्ट नयन, या आप अपने चैट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चंस है तो वो डाल सकते हैं एंड वी विल बी एबल टू आंसर यू। आई एम रीडिंग योर चैट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर दैट, आपकी इंडस्ट्रीज के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप हमारे साथ अभी शेयर कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आप, आई थिंक एवरीबॉडी इज एबल टू राइट डाउन द things in the chat box, तो आप शेयर कीजिए तो we will be connected with you and I will be reading your chats and will update you. शायद आज क्वेश्चन आएंगे ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन जैसे इम्प्लीमेंटेशन चालू करेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चंस आए। हम आपके साथ बने रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I hope you have enjoyed the training sessions on 7QC tools and you are going to implement at your best. कहीं पे भी आपको हमारी जरूरत है तो हमें जरूर से बताइएगा। धन्यवाद।